नमस्कार मित्रों, शुक्ला एजुकेट परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, पिछली क्लास में हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र के बारे में अध्ययन किया था। माहेश्वर सूत्र का उद्भव कैसे हुआ है इसको आपने जाना। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है कितनी है इसको भी आपने जाना। अब आज उसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि पाणिनि जी ने जो है इस माहेश्वर सूत्र की व्यवस्था क्रम कैसे किया है। मान लीजिए हमें संस्कृत भाषा नहीं आती है, हम माहेश्वर सूत्र को रट नहीं सकते हैं, तब कैसे हम इस संस्कृत भाषा को पढ़ें। तो उसके लिए देखिए, आज मैं एकदम बहुत सरल ढंग से जो है आपके सामने इस माहेश्वर सूत्र को लेकर के आया हूँ। यहाँ से जितने प्रश्न बनने हैं, जिस तरह से भी प्रश्न बनाए जाएंगे, आप बहुत आसानी से प्रश्नों को करेंगे। तो पहले देखिए, माहेश्वर सूत्रों का जो व्यवस्था क्रम है कैसे वह व्यवस्थित किया गया है। तो आचार्य पाणिनि जी ने बताया है कि मित्रों, सबसे ऊपर हमने स्वरों का विधान किया है, उसके बाद नीचे हमने अर्धस्वर का विधान किया है। फिर कह रहे हैं कि मैं इस माहेश्वर सूत्र में जो है वर्गों के पंचम वर्णों को रखा है, उसके नीचे वर्णों के तृतीय वर्णों को रखा है, फिर द्वितीय वर्णों को रखा है, फिर प्रथम वर्णों को रखा है, सबसे नीचे हमने ऊष्म स्वर को रखा है। तो देखिए, आपने जो देखा कि 14 माहेश्वर सूत्र हैं, एक बार फिर से हम लोग वाचन कर लेते हैं, फिर जाकर के जो है तो आप पिछला वीडियो आप देखेंगे कितने व्यवस्थित ढंग से इसका उद्भव हुआ है। पहला सूत्र क्या था भैया? अयुण, फिर रील रिक, ए ओम, ऐ औच, है वरट, लड़, यम गणनम, झब, गड धस, जब गड दस, खप चटत चटतौ, कप, सस सर, हल। ये स्वर और व्यंजन जो संपूर्ण संस्कृत वर्णमाला है, इसको आचार्य पाणिनि ने इसी ढंग से व्यवस्थित किया है। इस व्यवस्था क्रम में सबसे ऊपर स्वर है, उसके नीचे अर्ध स्वर है, फिर वर्णों के पंचम वर्ण हैं, फिर वर्णों के चतुर्थ वर्ण हैं, फिर वर्णों के तृतीय वर्ण हैं, फिर द्वितीय वर्ण हैं, फिर प्रथम वर्ण है, सबसे नीचे ऊष्म वर्ण है। अब मान लीजिए आपको संस्कृत भाषा नहीं आ रही है और आपसे पूछे कि भैया इतनी जटिल व्यवस्था जो पाणिनि जी ने बना दी है, हम इसको याद ही नहीं कर पा रहे हैं। तो भैया आप इसको इस ढंग से तो याद कर सकते हैं। आपसे कोई पूछता है कि भैया पाणिनि जी ने जो माहेश्वर सूत्र बनाया है उसमें क्या विधान बनाया है, तो कह रहे हैं कि सबसे ऊपर हमने क्या किया है, स्वर को रखा है। 4 सूत्रों का निर्माण हमने किया है। ये 4 सूत्रों में क्या किया है, देखिए पहला सूत्र आपने पढ़ा था आ ई उ ड़। दूसरा सूत्र क्या है, री ली क। चौथा है ए ओ न। और अगला सूत्र है ऐ औ च। ये 4 सूत्र ही तो आपने पढ़ा था। यही बात आचार्य पाणिनि ने क्या किया भैया, आपको बता दिया कि सबसे ऊपर हमने स्वरों का जो विधान किया है, यही बात हमने आपसे बताना चाहा मित्रों। तो देखिए यह व्यवस्था कितनी आसान अब आपको लग रही है। यही बात हमने आपको बताया है यहाँ कि सबसे ऊपर क्या है, इस माहेश्वर सूत्र में स्वर का विधान किया गया है। अयुण है, रील रिक है, ए ओम है, ऐ औच है। क्रम भी कितना बढ़िया है। पहला सूत्र है, ये दूसरा सूत्र है, ये तीसरा सूत्र है, ये चौथा सूत्र है।
किसी भी ढंग से आप याद कर लें, चाहे आप व्यवस्था क्रम को, सूत्रों को कंठस्थ कर लें, चाहे यह जान लें कि भैया जो स्वर का विधान आचार्य पाणिनि ने अपने माहेश्वर सूत्र में सबसे ऊपर किया है। इसके बाद हमने देखा क्या चर्चा आपसे किया कि अर्ध स्वर की बात। तो देखिए क्या अर्ध स्वर, दूसरे नंबर पर इन्होंने अर्ध स्वर की बात की। अर्ध स्वर की चर्चा हमने किया। क्या यह बात सत्य है? यह बात यदि सत्य है तो हमें देखना चाहिए। अयुण रील रिक ए ऊंग ऐ औच के बाद पांचवें क्रम पर क्या आता है भैया? अर्ध स्वर है वरट। पांचवा सूत्र है आपका हा या व रट, है वरट। और छठा सूत्र यहीं पर देख लीजिए, यहां पर लड़ की व्यवस्था की है। इसका मतलब इन दो सूत्रों के अंतर्गत यहां क्या है भैया? दो सूत्रों में इन्होंने क्या कर दिया है? आपके अर्ध स्वर का विधान कर दिया है। क्या किया है? अर्ध स्वर का विधान कर दिया है। इसको मत खोलिए सर, यहां से जाइए। अच्छा, अर्ध स्वर का विधान कर दिया है। तो देखिए इसके अंदर एक चीज आपने देखा, अर्ध स्वर है क्या? तो कह रहे या है, वा है, रा है, ला है। इसका मतलब यह भी बात सही है। जो अर्ध स्वर की चर्चा इन्होंने बताया कि हम दूसरे व्यवस्था क्रम में अर्ध स्वरों की चर्चा की है, यह भी बात आपने सही है। फिर कह रहे हैं कि हमने वर्गों के पंचम वर्णों को रखा है। तो भैया अगला सूत्र क्या है? सातवां सूत्र हम देखते हैं क्या है? या है, माँ है, ना है, रा है, ना है, माँ है। ये क्या है भैया? तो कह रहे हैं कि यहां अपने वर्ग का चौथा वर्ण है भैया, पांचवा वर्ण है। माँ अपने वर्ग का चौथा वर्ण है, पांचवा वर्ण है। ना अपने वर्ग का चौथा वर्ण है, पांचवा वर्ण है। और ड़ा अपने वर्ग का चौथा वर्ण है, पांचवा वर्ण है। ना अपने वर्ण का चौथा वर्ण है। तो देखिए संख्या भी 5 है और अपने वर्ग का पांचवा वर्ण भी है। इसको जानते रहिएगा। कह रहे हैं कि वर्गों की संख्या भी बता दिए कि आपसे कोई पूछता है कि पंचम वर्णों की व्यवस्था जो है अर्ध स्वर के नीचे किया है और उसकी संख्या भी 5 है मित्रों। फिर क्या है? कह रहे कि इसके नीचे पंचम वर्णों के बाद हमने क्या किया है? चतुर्थ वर्णों की व्यवस्था की है। और चतुर्थ वर्णों की व्यवस्था हमने 2 सूत्रों के अंतर्गत की है। ये 2 सूत्रों में हमने विधान बताया है। और देखिए 8वां सूत्र और 9वां सूत्र यदि हम देखते हैं तो कह रहे हैं कि झबय, झ भा या, फिर घा धा धा श। कितनी मार्मिक व्यवस्था है मित्रों, कितनी सुव्यवस्था, कितनी सुव्यवस्थित भाषा है ये। आप देखिए झा अपने वर्ग का चौथा वर्ण है, भा अपने वर्ग का चौथा वर्ण है, घा अपने वर्ग का चौथा वर्ण है, ढा अपने वर्ग का चौथा वर्ण है और धा अपने वर्ग का चौथा वर्ण है। तो देख लीजिए सारे 2 सूत्रों के अंतर्गत, 2 सूत्रों के अंतर्गत इन्होंने चतुर्थ वर्णों का विधान किया है। इनकी भी संख्या भैया 5 है।
याद रखिएगा, ये आगे काम आएगा आपको। अब आपको ये नहीं पूछना है कि माहेश्वर सूत्र में जो है चतुर्थ वर्णों की संख्या कितनी है, पंचम वर्णों की संख्या कितनी है। आगे तृतीय क्रम में आइए, चतुर्थ के बाद इन्होंने बताया कि हम वर्गों के तृतीय वर्णों की व्यवस्था की है। और तृतीय व्यवस्था का मतलब चौथा सूत्र, 10वां सूत्र, 10वें सूत्र की चर्चा हमने की है। और 10वें सूत्र की चर्चा का मतलब जब गढ़ 10, ज ब ग ड द स। देखिए इसमें कोई ऐसा वर्ण है जो अपने वर्ग का तीसरा वर्ण नहीं है। जा अपने वर्ग का कौन सा वर्ण है भैया? तीसरा वर्ण है। गा अपने वर्ग का कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण है। फिर कह रहे हैं कि डा अपने वर्ग का कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण है। तो इस तरह से आप देखिए, चाहे जा हो, चाहे बा हो, चाहे गा हो, चाहे डा हो, चाहे दा हो, यह अपने वर्ग का तृतीय है वर्ण है। और इनकी संख्या भी यदि आपको जानना हो तो इनकी संख्या भी 5 है। इसी के बाद क्या कहते हैं भैया? कहते हैं इसके बाद हमने वर्गों के द्वितीय वर्णों को रखा है। खप छठत, खप छठत। देखिए खा है, फा है, छ है, ठा है, था है। सारे द्वितीय वर्णों को एक साथ रखा है। और इसी तरह से उसके बाद हमने वर्गों के प्रथम वर्णों को रखा है। कपय, खप छठत, चटतौ, च ट त का पा, 5। तो देखिए इस तरह से पंचम वर्णों की संख्या 5 है, वर्गों के चतुर्थ वर्णों की संख्या 5 है, वर्गों के तृतीय वर्णों की संख्या 5 है, द्वितीय वर्णों की संख्या 5 है और वर्गों के प्रथम वर्णों की संख्या 5 है। तो सारी संख्याएं 5-5 हैं। और सबसे नीचे जो है 13 और 14, सस सस सरहल। कह रहे हैं कि सबसे नीचे जो सल प्रत्याहार के वर्ण हैं, सस, शा, शा और हा, ये क्या है भैया? ऊष्म वर्ण हैं। शा, शा, शा और हा, ये क्या है? ऊष्म वर्णों का विधान किया है। तो यही आपका व्यवस्था क्रम है मित्रों, आपका यही व्यवस्था क्रम है। इसी व्यवस्था क्रम को आपको जानना है। बहुत आसानी से आपको माहेश्वर सूत्र ना भी याद हो, यदि यह व्यवस्था क्रम याद है तो आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। अब एक चीज आप देखिए आगे चल करके, हमने आपसे कहा कि इस व्यवस्था क्रम में हमने सबसे ऊपर स्वरों का विधान किया है। स्वरों का विधान मैंने 3 सूत्रों में किया, 4 सूत्रों में किया है। अयुण, रील, ऋक, ए, ओम, ऐ, औच। यहां पर 4 सूत्रों में स्वरों का विधान मैंने कर दिया है। और 4 सूत्रों में देखिए आ, ई, उ, अयुण, री, ली, क, ए, ओ, न, ऐ, औ, च। ये आपके 4 सूत्र हैं। इन्हीं चारों सूत्रों में हमने क्या किया है भैया? स्वरों के बारे में बताया है। और यहाँ से जो प्रश्न बनने चाहिए
थोड़ा सा उस पर हमें फोकस करना चाहिए। यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों, तो कह रहे हैं कि जो ऊपर 4 सूत्र हैं, प्रारंभिक 2 सूत्रों में 1 और 2, कह रहे हैं कि इन 2 सूत्रों में मैंने क्या किया है, मूल स्वर के बारे में चर्चा की है। क्या बताया है, मूल स्वर, मूल स्वर के बारे में चर्चा किया है। क्या किया है भैया, मूल स्वरों के बारे में चर्चा किया है। और मूल स्वरों की चर्चा में हमने आपको बताया कि इसकी संख्या कितनी है, मूल स्वर में 5 है। मूल स्वरों की संख्या, पांडे जी तनी आवा, मूल स्वरों की संख्या, इसको हटाना है, नहीं ये हटा दीजिए, कैसे हटेगा ये, अच्छा हटे कैसे, नहीं ये जो ये हो गया इस टाइप से, इसको ये जो आया है इसको हटा देना है। तनी शुक्ला जी का तो मूल स्वरों की चर्चा देखिए हमने किया है। मूल स्वरों की संख्या 5 है। कौन कौन है, आ, ई, उ, री, ली, ये 5 आपके मूल स्वर हैं। इनकी व्यवस्था हमने 2 सूत्रों के अंतर्गत की है। दूसरे, तीसरे और चतुर्थ वर्णों के तीसरे और चौथे सूत्र में, यहां आप देखिए इसके अंतर्गत हमने किया क्या है, कह रहे हैं कि ए, ओ, ऐ, औ, ए, ओ, ऐ, औ, यहां पर कैसे स्वरों की व्यवस्था है, जो आपके दीर्घ स्वर हैं या एच प्रत्याहार के जो वर्ण हैं, हमने उनकी व्यवस्था की है। तो अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, मूल स्वरों की संख्या और कुल स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या और कुल स्वरों की संख्या। तो देखिए यहां पर जो है ये ऐसे स्वर हैं जिनका निर्माण जो है 2 स्वरों के योग से हुआ है। इन्हें संधि स्वर कहा जाता है। इनका नाम क्या है, संधि स्वर हैं। जैसे ए है, ए का निर्माण कैसे होता है, कह रहे हैं कि आ और ई मिलकर के ए बनता है। आप संधि विधान में ऐसा प्रयोग होता है। आ और उ के योग से ओ का निर्माण होता है। तो कह रहे हैं कि ये 4 स्वर हैं और मूल स्वर 5 हैं। इनको आप जोड़ देंगे तो भैया कितना हो जाएगा, कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो 2 प्रश्न आपका क्लियर हो गया यहाँ से कि स्वरों की संख्या कितनी है, मूल स्वर की संख्या कितनी है। तो मूल स्वरों की संख्या 5 है। कुल स्वरों की संख्या कितनी है संस्कृत भाषा में या संस्कृत व्याकरण में, तो उसकी संख्या 9 बताई गई है। एक प्रश्न और बहुत बढ़िया बनता है मित्रों, कहीं कहीं ये मिलता है कि संस्कृत कुल स्वरों की संख्या 13 है। ये कैसे होता है, तो कह रहे हैं कि देखिए ये जो आपके मूल स्वर हैं, ये मूल स्वर में जो है 5 स्वर ऐसे हैं जिन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है, कह रहे हैं कि कौन कौन ऐसे स्वर हैं जिनका दीर्घ होता है, आ, ई, उ, री। कह रहे हैं कि ये
4 स्वर ऐसे हैं जिनका दीर्घ का विधान किया गया है, और जब इनका दीर्घ का विधान कर दिया जाएगा तो दीर्घ आकार बनता है, दीर्घ इकार बनता है, दीर्घ उकार बनता है, दीर्घ ऋकार बनता है। तो इन्हीं का जो है योग कर दिया जाता है तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है वर्णमाला में? 13 हो जाती है। तो एक प्रश्न यह भी जानते रहिएगा कि यदि विकल्प में 9 नहीं है तो 13 दे दिया है तो प्रश्न आपका गलत हो गया, तो संख्या 13 हो जाएगी। यहीं पर एक प्रश्न निकल करके और आता है कि कौन सा स्वर ऐसा है जिसका दीर्घ नहीं होता है? तो संस्कृत व्याकरण में ली एक ऐसा स्वर है जिसका दीर्घ का विधान नहीं होता है, वह सदैव ह्रस्व होता है। यहाँ से हमने आपको एक प्रश्न बनाया, कह रहे हैं कि ए है, ओ है, आय है और औ है। ए ओ आय औ ये 4 स्वर हैं। इन 4 स्वरों के बारे में भी आपसे चर्चा किया है। ये संध्य वर्ण हैं, इनका निर्माण 2 स्वरों के योग से होता है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है मित्रों कि कौन से वर्ण ऐसे हैं जिन्हें संध्य वर्ण के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ए ओ आय औ ये ऐसे वर्ण हैं जिन्हें संध्य वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जो है मूल प्रश्न यहाँ से बनते थे। तो इस क्लास में आपने 2 बातों पर ध्यान दिया कि जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था माहेश्वर सूत्र का उद्भव हुआ कैसे, उसको जानने के बाद जो आपके दिमाग में एक उत्सुकता आई कि आखिर ये हमें याद कैसे हो। संस्कृत भाषा कुछ लोगों के लिए बहुत नई चीज है मित्रों, तो घबराएं कतई नहीं। जो संस्कृत भाषा बिल्कुल नहीं जानते हैं वो और बढ़िया से संस्कृत भाषा का अध्ययन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। वो इस व्यवस्था क्रम का अनुपालन करें, प्रश्न गलत नहीं होगा। रटने का तरीका संस्कृत में ना याद हो तो माहेश्वर सूत्र को इस ढंग से याद रखें, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा मित्रों। बेसिक प्रश्न यही आपसे पूछा जाएगा और इतना ही बनता है मित्रों। तो देखिए, संपूर्ण संस्कृत वर्णमाला जो इस माहेश्वर सूत्र में दी गई है, एक बार हमने फिर से आपका अवलोकन करवा दूं। हमने सबसे ऊपर स्वर की बात बताई है कि नहीं बताई है? तो बताई है। तो आप देखिए, उसके लिए 2 सूत्रों का निर्माण किया गया था कि नहीं किया गया था? यदि किया गया था तो हमने बताया कि 4 सूत्रों में पहले और दूसरे सूत्र के अंतर्गत क्या बताया गया है? मूल स्वर के बारे में बताया गया है। तो मूल स्वर कितने बताए गए हैं भैया? 5 बताए गए हैं। कौन कौन है? आ, ई, उ, री, ली। वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर कह रहे हैं कि हमने तीसरे और चौथे सूत्र के अंतर्गत ऐसे स्वरों के बारे में बताया है जो 2 स्वरों के योग से बने हैं, जिन्हें संध्य वर्ण हमने आपको बताया था। इनकी संख्या कितनी हो गई भैया? 4 है। तो दोनों का योग कर दीजिए। अब आपसे कोई पूछता है कि भैया बताइए संस्कृत के माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत कुल कितने स्वरों का विधान किया गया है, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? आप बताएंगे कि जो है भैया, हमने जो माहेश्वर सूत्र को देखा है, जो पढ़ा है, 4 सूत्रों में जो हमने गिना है वह संख्या हमें 9 है। तो एकदम आपका ये प्रश्न सही होगा। फिर अर्ध स्वरों की बात होती है। अर्ध स्वर के बारे में अभी आपने पढ़ा कि इनका विधान 2 सूत्रों के अंतर्गत किया गया है, है वरट और लण के अंतर्गत। अब आपको यह जानकारी हो जानी चाहिए कि भैया अर्ध स्वर क्या है। ये तो एक नया प्रश्न है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो अर्ध स्वर क्या है
या है, वा है, रा है, ला है। यहां से आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, अर्धस्वरों की संख्या कितनी है? तो संख्या कितनी हो गई भैया? 4। तो एक प्रश्न क्लियर हो गया। अब देखिए क्रमबद्ध ढंग से कह रहे हैं कि अगले क्रम में जब हम आते हैं तो पंचम वर्णों का विधान आपने देखा ही था। तो दो चीज 7वें सूत्र में विधान किया गया है। कोई पूछ सकता है कि पंचम वर्ण कितने हैं, तो संख्या आपको जानकारी हो गई, 5 हैं। उसी तरह से आप चतुर्थ वर्णों का विधान देखा, कितना है भैया? 2 सूत्रों में बताया था हमने, आपको देखा है, झवय गढ़धस। अब आप देख लीजिए कि कितना बढ़िया प्रश्न निकल करके आया, आपको घबराने की जरूरत नहीं। अभी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि कौन चौथा व चतुर्थ वर्ण है, तो आप घबरा जाएंगे कि 13 सूत्र दिया है, कितने होंगे? तो कोई घबराने की बात नहीं है। 8वें और 9वें सूत्र के अंतर्गत चतुर्थ वर्णों का विधान किया गया है। झा है, भा है, घा है, ढा है, धा है। तो संख्या मालूम हो गई कि 5 हैं। कौन कौन है रटने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद तीसरे क्रम पर आपने देखा ही, अगले क्रम पर वर्गों के तृतीय वर्ण की बात की गई है। 10वें सूत्र का इन्होंने विधान किया, सारे तृतीय वर्णों को एक जगह ला के रख दिया था। जा है, बा है, गा है, डा है, दा है। संख्या आपको मालूम है 5 है। इसी तरह से आपने द्वितीय वर्णों के बारे में देखा, खप छठत, खा, फ, छ, ठ, थ। संख्या कितनी भैया? 5। इसी तरह से प्रथम वर्णों की संख्या कितनी है? क, प, क्या है? च, ट, खप, छठत, च, ट, त, क, प। ये क्या है? पंचम वर्ण है, संख्या 5। नीचे सबसे नीचे ऊष्म वर्णों की बात है। ऊष्म वर्ण कौन है? श, श, श और हा। तो यही इतना आज आपने सीखा है कि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन को कैसे व्यवस्थित किया गया है। अब जो है क्रमबद्ध ढंग से अगले क्लास में स्वर और व्यंजन की चर्चा होगी मित्रों। इसको आसानी से आप पढ़ें, घबराएं नहीं। एक क्रमबद्ध ढंग से संस्कृत भाषा का जो व्याकरण बना है वो इसी क्रम पर आगे बढ़ता रहेगा। आप क्लास में बराबर बने रहें। आप संस्कृत भाषा को सीखने में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी मित्रों। इसी के साथ साथ यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लगेगी तो क्लास को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक टीचर के लिए जो है आपके जो कमेंट होते हैं वो औषधि के समान होते हैं। आपके प्रोत्साहन से जो है अगली क्लास और बेहतर ढंग से आती है। इसी के साथ साथ आज की क्लास का समापन किया जा रहा है। धन्यवाद।